हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम रजिया सुल्तान के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने इल्तुतमिश की उपलब्धियों के बारे में और फिरोज रुकनुद्दीन के बारे में जो है यहाँ पर देखा था पिछले वीडियो में। तो जिन्होंने नहीं देखा है पहले उसको देखें, बाद में इसको देखें। तो शुरू करते हैं। रजिया सुल्तान का जो समय है वो 1236 से लेके 1240। जन्म होता है 1205 में। कहाँ पर? बदायूं में। उपाधि उद्मत उल निस्वा है। उद्मत उल निस्वा। इनका पूरा नाम जलालात उद्दीन रजिया था। संस्कृत अभिलेखों में जलाउद्दीन कहा गया। यह दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी मुस्लिम शासिका थी। सुल्तान रजिया अल दुनिया वाल दीन बिन बिन्त अल सुल्तान के रूप में सिक्के ढाले गए। तो कभी सिक्कों के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर इतना बड़ा जो नाम है आप उसको अच्छे से याद कर लें। तो इनके सिक्के ढाले गए। रजिया अपनी माँ तुर्कान खातून, तो एक शाह तुर्कान थी जिनका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो और इनकी माँ का नाम था, रजिया की माँ का नाम तुर्कान खातून, जिसको कुतुब बेगम भी कहा गया, के साथ जो है कूश के फिरोजी में रही थी। ग्वालियर आक्रमण के अवसर पर इल्तुतमिश ने रजिया को दिल्ली का क्या बनाया था? प्रभारी बनाया था। अभियान से वापस आने पर इल्तुतमिश ने अपने बेटों पर वरीयता देते हुए अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और स्मरण संस्मारक टंके पर उसका नाम अपने नाम के साथ अंकित करवाया था। इल्तुतमिश ने अपने नाम के साथ रजिया का भी नाम अंकित करवाया था। ऐसा करने के कारण इल्तुतमिश स्वयं अपने मुशरिफ उल मुमालिक ताजुल मुल्क मोहम्मद दबीर को रजिया के नाम उत्तराधिकारी का मनोनय पत्र निर्मित करने का आदेश देते हुए कहा कि मेरे पुत्र भोग विलास में ग्रस्त हैं और कोई भी शासन करने योग्य नहीं है। वे इस राज्य का शासन नहीं कर सकते। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि रजिया के समान शासन कोई और नहीं कर सकेगा। आगे है प्रोफेसर A.K. निजामी के अनुसार रजिया सुल्तान बनना एक समझौता था, क्योंकि उसने दिल्ली के नागरिकों से वादा किया था कि याद में आपके अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरूंगी तो हटा देना। तो प्रोफेसर के ए निजामी ने जो है कहा था। आगे है, उस समय दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली की जनता ने सुल्तान बनाने में भाग लिया था और मिनहाज के अनुसार कि लखनौती से देवल तक सारे मलिक एवं अमीरों ने उसकी सत्ता क्या कर ली थी? स्वीकार कर ली थी। फरिश्ता लिखता है कि वह शुद्ध आचरण से कुरान का पाठ करती थी तथा अपने पिता के जीवन काल से शासन कार्य किया करती थी। आगे देखते हैं, रजिया के काल में तुर्क नसरुद्दीन के नेतृत्व में किरामित करामाथियों एवं अहमदिया संप्रदाय वालों ने मस्जिद में विद्रोह किया और जिसे दबा दिया गया। निजामुद्दीन औलिया ने नूर तुर्क के विषय में कहा था। तो औलिया जी ने कहा था कि वह प्रतिदिन एक तांबे के सिक्के पर अपना जीवन यापन करते थे जो उन्हें उनका मुक्त दास दिया करता था। नूर तुर्क वर्षा के पानी से भी अधिक शुद्ध थे। 1238 में गजनी और बामियान के ख्वारिज्म सूबेदार मलिक हसन कार्ल लूग ने मंगोलों के विरुद्ध जो है रजिया से सहायता मांगी, किंतु रजिया ने उसे बरन की आय देने का वादा किया, लेकिन सैनिक सहायता देने से इनकार कर मंगोल आक्रमण से अपने राज्य को क्या कर लिया? बचा लिया। रजिया ने ख्वाजा मुहाजबिद्दीन को निजामुल मुल्क की उपाधि के साथ वजीर मलिक सैफुद्दीन एवं बहतू को कुतलुग खां की उपाधि के साथ जो है सेना का प्रधान, परंतु शीघ्र उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर मलिक कुतुबुद्दीन हसन गौरी को नायब ए लश्कर तथा मलिक
इजुद्दीन कबीर खां एयाज को लाहौर की सूबेदारी दी गई। हबीबुल्लाह महोदय के अनुसार नायब लश्कर का पद जो है रजिया ने शुरू किया था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नायब लश्कर का पद किसने शुरू किया था। ऑप्शन में हो सकता है ऐबक हो, इल्तुतमिश हो, रजिया हो और बलबन हो। तो सही आंसर होगा हमारा रजिया। नायब लश्कर का पद शुरू किया था रजिया ने। रजिया ने प्रथम अभियान रणथंभौर पर किया और इसके बाद ही उसने क्या है ग्वालियर पे किया। हालांकि दोनों अभियान जो है असफल रहे। रजिया के समय से ही राजतंत्र और चालीसा का जो है संघर्ष प्रारंभ होता है। रजिया के शासन में तुर्की गुलाम दासों के एक अधिकार को खत्म करने हेतु अबिसिनियाई मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर याकूर का पद दिया गया। याकूत की इस पद पर नियुक्ति से तुर्क अधिक अप्रसन्न हो गए क्योंकि वह एक अबिसिनियाई हबशी था। वास्तव में रजिया तुर्क अमीरों के समांतर गैर तुर्क अमीरों का गुट बनाना चाहती थी। याकूत की नियुक्ति इसी नीति का अंग था जिसके तुर्क सरदार विरोधी थे। मिन्हाज तो नहीं, लेकिन बाद में इतिहासकारों ने उन दोनों के बीच अनुचित प्रेम संबंधों का क्या लगाया था, आरोप लगाया था। यानी जो अबिसिनियाई हबशी था याकूत और रजिया, इनके प्रेम संबंधों का जो है झूठा आरोप लगाया था। आगे है इब्न बतूता के अनुसार अबिसिनियाई के प्रति उसका चाव अपराधात्मक था। फरिश्ता कहते हैं कि जब रजिया घोड़े पर सवार होती तो याकूत उन्हें बाहों में उठाकर घोड़े पर बिठा देता था। इस्लामी सलाह देता है कि रजिया को सिंहासन पर बैठने की बजाय चरखा संभालना चाहिए। तो ये जो कोटेशन है ये यूजीसी नेट में बिल्कुल एज इट इज जो है पूछे गए हैं। इस्लामी का भी जो है पूछा गया है कि किसने कहा था कि रजिया को सिंहासन पर बैठने की बजाय चरखा संभालना चाहिए। तो याद रखिए इस्लामी ने कहा था। आगे देखते हैं रजिया ने महिला वस्त्र त्याग कर पुरुषों के वस्त्र काबा यानी कुर्ता और कुल्हा पगड़ी धारण करने लगी और भारतीय परंपरा के अनुसार रजिया ने भी राजकीय छत्र यानी कि रॉयल अम्ब्रेला रखने की भी शुरुआत कर दी थी। इस्लामी कहता है कि यह महिला अंगरक्षकों के साथ जिस सिंहासन पर बैठती थी उसके साथ दरबारियों के बीच पर्दा पड़ा रहता था। मिन्हाज ने रजिया के गुणों की प्रशंसा करते हुए उसके अनुसार मतलब मिन्हाज यहाँ पे कहता है कि वो राज्य का कल्याण करने वाली एक महान योद्धा थी। उसमें बादशाहों के अनुकूल सभी गुण विद्यमान थे। लेकिन आगे यह भी कहता है कि ये गुण, और यही जो है एग्जाम में भी पूछा गया है, ये गुण यानी रजिया के जो अच्छे गुण थे किस काम के, वह एक स्त्री के रूप में पैदा हुई थी। उसका नारित्व ही उसका सबसे बड़ा महान अयोग्यता थी। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि रजिया में शासकोचित गुणों का अभाव नहीं था। उनके पतन का मूल कारण जो है तुर्क अमीरों की बढ़ती महत्वाकांक्षा थी, क्योंकि रजिया के सुल्ताना बनने में उनका कोई योगदान नहीं था। वहां तो दिल्ली की जनता ने उनको बनाया था। हबीबुल्लाह का कथन जो है उचित है कि रजिया का पतन जो है तुर्क सैनिक अभिजात वर्ग की विजय थी। आगे देखते हैं दूसरे, ये भी महत्वपूर्ण है कि तुर्क सरदार जो है दिल्ली में रजिया को अपदस्थ नहीं कर सकते थे, क्योंकि रजिया को दिल्ली की जनता का समर्थन था। इसलिए उन्होंने विद्रोह के माध्यम से उसे दिल्ली से बाहर निकाला। षड्यंत्रकारियों का मुख्य नेता जो है एतगीन था, इख्तियारुद्दीन एतगीन था, जिसे रजिया ने अमीर हासिब बनाया था। अल्तुनिया और कबीर खां अन्य महत्वपूर्ण जो है षड्यंत्रकारी थे। रजिया के पतन में मुख्य योगदान जो है एतगीन और अल्तुनिया का रहा है। अल्तुनिया को उसने भटिंडा का सूबेदार बनाया था। किसने? रजिया नहीं बनाया था, अल्तुनिया को भटिंडा का सूबेदार। आगे देखते हैं पहला विद्रोह लाहौर के इख्तियार कबीर खां, जिसे हजार मर्दा कहा जाता था, ने किया था। दूसरा विद्रोह भटिंडा के सूबे अल्तुनिया ने कर दिया और उसने याकूत को मारकर, याकूत वही हबसी अबिसिनियाई हबसी को मारकर रजिया को तवर हिंद में कैद कर लिया। किसने? अल्तुनिया ने। इधर दिल्ली में बहराम शाह को शासक बना दिया गया, क्योंकि गद्दी खाली हो गई थी। ये वहां विद्रोह दबाने में क्या थी? व्यस्त थी। बहराम शाह ने नायब ए मामलिक का एक नवीन पद जो है सृजित किया, और यूजीसी नेट ने यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है कि नायब ए मामलिकात का
जो पद है किसने सृजित किया था, तो बहराम शाह ने। और इससे पहले अभी हमने देखा था रजिया ने भी एक नया पद जो है सृजित किया था। तो इसी तरह के जो है क्वेश्चन यूजीसी में देखने को मिलते हैं। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहराम शाह ने नायब ममलिकात का नवीन पद सृजन किया था। इस पद को धारण करने वाला जो है पहला व्यक्ति कौन था, एतगीन था, जो कि इस समय विद्रोहियों का नेता था। रजिया को जब घटना की जानकारी हुई तो उसने स्त्रियोचित गुणों से लाभ उठाते हुए अपने बचपन के साथी अल्तुनिया जो कि बठिंडा का क्या था, सूबेदार था, उससे शादी कर ली। उन्होंने दिल्ली पर अधिकार करने के लिए अभियान भेजा, किंतु वे दोनों दिल्ली की संगठित सेना से क्या हो गई, हार गई। अक्टूबर में कैथल 1240 कैथल में डकैतों ने रजिया और अल्तुनिया की क्या कर दी, हत्या कर दी। मिन्हाज कहता है कि और इस तरह 3 वर्ष 6 माह 6 दिन तक जो है शासन करने वाली रजिया का अंत हो गया। तो ये मिन्हाज का कथन था। अभी बहराम शाह यहाँ पर जो है शासक बन जाते हैं और इन्होंने ही नायब मामिलिकात का जो है पद सृजन किया था 1240 से लेके 42 तक। बहराम शाह का सत्ता में आना तुर्की गुलाम सरदारों की बढ़ती शक्ति का ही प्रतीक था। तुर्की अधिकारियों ने नायबे मुमलिक यानी उप सुल्तान के पद का सृजन किया था और बहराम शाह ने इस शर्त पर सिंहासन पर बैठा कि वो शासन के संपूर्ण अधिकार नायब यानी जो उप सुल्तान है उसको सौंप देगा। इस समय से सत्ता के 3 दावेदार हो जाएंगे, सुल्तान हो जाएगा, नायब हो जाएगा, नायब मतलब जो एतगीन था, और वजीर मुहाजबुद्दीन। एतगीन ने इल्तुतमिश की पुत्री से विवाह कर लिया और अपने द्वार पर शाही प्रतीक नौबत या नगाड़ा और हाथी रखवाना शुरू कर दिया। बहराम शाह शासन करना चाहता था, इसलिए उसने नायब एतगीन का वध करवा दिया, लेकिन फिर भी वो संपूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं कर सका, जबकि नायब का पद किसी को नहीं दिया गया। दरअसल अमीर ए हाजिब बदरुद्दीन शंकर रूमी ने उन सारे अधिकारों का संकेंद्रण स्वयं में कर लिया जो कि अब तक नायब को प्राप्त था। बहराम शाह ने उसे और मिहिर के काजी को मरवा दिया। मतलब यहाँ पर जो है हाजिब बदरुद्दीन शंकर रूमी ने जो है नायब के जो अधिकार थे उसको अपने उसमें कर लिया, तो बहराम शाह ने क्या कर दिया, मिहिर के काजी को और उसे क्या करवा दिया, जान से मार दिया। इसी समय वजीर ने बहराम शाह को मारने का भी षड्यंत्र किया, जो कि मुहाजुबुद्दीन थे। वजीर जो कौन थे, मुहाजबुद्दीन थे। इन्होंने क्या किया, बहराम शाह को मारने का षड्यंत्र किया था। इसे यह अवसर 1241 में मंगोल ताहिर बहादुर ने लाहौर पर किए गए आक्रमण से मिल जाता है। ताहिर बहादुर ने लाहौर को बर्बाद कर दिया था। लाहौर का मंगोलों द्वारा पतन बहराम शाह के शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। तो याद रखिए, लाहौर पर मंगोलों का आक्रमण होता है और कौन सा मंगोल, ताहिर बहादुर, और लाहौर को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। लाहौर की सुरक्षा हेतु सुल्तान ने जो सेना भेजी थी उसे मुहाजबुद्दीन यानी जो वजीर था भी गया था। मार्ग में उसने तुर्की सरदारों को भड़काकर अपने में मिला लिया, अतः वे मंगोलों से न लड़े और वापस दिल्ली आकर बहराम शाह का वध कर डाला। उसने कुल 2 वर्ष 1 माह 15 दिन क्या किया, शासन किया था। आगे देखते हैं अलाउद्दीन मशहूद शाह। बहराम शाह के बाद मशहूद शाह, तो 1242 से लेके 1246 तक इनका टाइम रहता है। मशहूद शाह इल्तुतमिश के पुत्र सुल्तान फिरोज शाह का ही पुत्र था। अलाउद्दीन मशहूद शाह के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुस्तसीम का जो है नाम अंकित हुआ था। उसने सुल्तान बनने से पूर्व तुर्की सरदारों से यह वादा किया था कि वो सत्ता का प्रयोग नहीं करेगा बल्कि नायब करेगा। नायब का पद मलिक कुतुबुद्दीन हसन को दिया गया। बहराम शाह के समय में तो जो है नायब का पद जो मिला था
एतगीन को मिला था और वो उसने क्या कर दी थी, हत्या करवा दी थी। तो फिर वो खाली हो गया था। आगे है तो यहाँ पर नायब का पद किसको दिया गया, कुतुबुद्दीन हसन को। मसूद शाह के समय में कुतुबुद्दीन हसन जो है नायब का पद इनको मिलता है। तुर्क के सरदारों ने वजीर मुहाजिबुद्दीन जो उस समय वजीर थे, खुद ताजिक था, उसके पास उस समय वास्तविक सत्ता थी, को हटाकर अबू बकर को क्या बना दिया था, वजीर बना दिया था। किसने, किसके समय, महमूद शाह के समय में अबू बकर क्या बन जाता है, वजीर बन जाता है। इसी समय मलिक इजुजुद्दीन किशलू खां और बलवन बलवन ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और इल्तुतमिश के महलों पर अधिकार कर लिया। लेकिन अभी राजवंश में परिवर्तन नहीं चाहते थे, इसलिए हाथी और नागौर की एकता के बदले किशलू खां ने सिंहासन पर अपना दावा वापस ले लिया। मतलब इनको क्या मिल गया, अब यहाँ पर हाथी और नागौर की एकता जो है बलबन को मिल जाती है और वो सिंहासन, दिल्ली का सिंहासन छोड़ देते हैं उसके बदले में। तुर्की सरदारों ने बलबन को अमीर हाजिब का पद दिया। वास्तव में यही काल बलबन की शक्ति का निर्माण का काल था। एक मलिक जो खान बना फिर सुल्तान बना, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं यहीं से उभरनी शुरू हो गई। बलबन ने अफवाह फैला दी कि राजपूतों एवं मंगोलों का दिल्ली पर हमला होने वाला है। इस तरह तुर्की सरदारों का ध्यान जो है राजपूत एवं मंगोलों की तरफ लगा दिया और खुद नसरुद्दीन एवं उसकी मां के साथ मिलकर मसूद शाह को सत्ता से हटाकर जेल में डाल दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। अमीर ये स्वीकार करते थे कि इल्तुतमिश का कोई वंशज ही दिल्ली की तख्त पर बैठे, परंतु वे यह भी चाहते थे कि सारी शक्तियां एवं अधिकार उनके हाथ में रहें। इसलिए उन्होंने इल्तुतमिश के पौत्र नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया और 4 वर्ष 1 माह के 1 दिन के शासन के पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह की मृत्यु कारागार में हो जाती है। अब नसरुद्दीन महमूद, इनकी उपाधि दरवेश थी, तो दरवेश उपाधि भी जो है एग्जाम में पूछी गई है। दरवेश निम्नलिखित में से कौन सी दिल्ली सल्तनत की उपाधि थी, तो नसरुद्दीन महमूद 1246 से लेके 1265 तक, तो बहुत लंबा, काफी लंबा समय है। इसको देखते हैं। महमूद, नसरुद्दीन महमूद। मिन्हाज ने नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान और सुल्तान नुस्ल सलातीन कहा है। तो दिल्ली का आदर्श सुल्तान नसरुद्दीन महमूद है और सुल्तान नुस्सलातीन कौन है, नसरुद्दीन महमूद। मिन्हाज ने ही उसकी संत सुल्तान वाली छवि प्रस्तुत की है। उसने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी अपने इसी आश्रयदाता को क्या की थी, समर्पित की थी। नसरुद्दीन महमूद शमसी वंश का अंतिम सुल्तान था। वह इल्तुतमिश का क्या था, पौत्र था। मिन्हाज नसरुद्दीन महमूद को इल्तुतमिश का सबसे छोटा पुत्र बताता है और वास्तव में नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र न होकर पौत्र था। उनका जन्म इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र नसरुद्दीन की मृत्यु के उपरांत होता है। 1229 में इल्तुतमिश ने अपने पौत्र को अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम एवं उपाधि दी थी। महत्वपूर्ण है कि इसी पौत्र को जीवन पर्यंत इल्तुतमिश का पुत्र समझा जाता रहा, क्योंकि इल्तुतमिश की यही इच्छा थी। मिन्हाज ने नसरुद्दीन महमूद के प्रथम 15 वर्ष की घटनाओं का वर्णन वर्षानुसार किया। मिन्हाज के अनुसार उसे उसकी माता के साथ लोनी नगर भेज दिया गया। वहीं नसरुद्दीन का पालन पोषण शुरू हुआ था। नसरुद्दीन को अपनी माता के साथ महिला के छद्म भेष के रूप में गुप्त रूप से दिन में पालकी में तथा रात में बुर्का पहनकर घोड़े पर यात्रा कर दिल्ली लाया गया, जहां षड्यंत्रकारियों ने 17 वर्षीय नसरुद्दीन को कैसरे संज में सुल्तान बना दिया। इसामी के अनुसार वह एक अच्छा सुलेख और धर्मपरायण व्यक्ति था। कुरान की प्रतिलिपियां बेच कर आय होती थी, उसी से वो अपना खर्चा चलाता था। उसकी पत्नी स्वयं भोजन बनाती थी क्योंकि घर में दासी नहीं थी। खुद नसरुद्दीन का कहना है कि मैं राज्य के धन को अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च नहीं कर सकता, मैं केवल राज्य का एक ट्रस्टी हूँ।
इस्लामी कहता है कि बिना तुर्की सरदारों की आज्ञा के ना तो वो हाथ पैर हिलाता और ना ही पानी पीता था और ना ही सोता था। राजा महल में रहता था और बलबन साम्राज्य पर शासन करता था। इसी सुल्तान के काल में मंगोल हलाकू के दूत 1260 ईस्वी में दिल्ली आए थे। हलाकू ईरान का मंगोल इल खान था। हलाकू ने दंड की चेतावनी देते हुए उत्तराधिकारियों को भारत पर आक्रमण न करने के निर्देश दिए। लगभग इसी समय रूस में स्वर्णिम जत्थे का प्रधान बरका खान, जो मंगोलों में सर्वाधिक शक्तिशाली थे, उसके जो है हलाकू के साथ घोर शत्रुता थी, का भी एक दूत दिल्ली आया था। मिन्हाज के अनुसार 1260 में इजीजुद्दीन किशलू खां हलाकू के दरबार से लौट आया था। मिन्हाज के अनुसार उनके शासन के दूसरे वर्ष तलसंदा दुर्ग के साथ जो है हिंदू राजा दलकी और मलकी पर विजय प्राप्त की थी। मिन्हाज कहता है कि इसी अभियान पर उसने एक काव्य नसीरी नामा की रचना की थी। तो याद रखिए, नसीरी नामा की रचना मिन्हाज ने की थी। अतः बलबन ने उसे हांसी में एक गांव जिसकी आय 30,000 जीतल थी प्रदान किया था। आगे देखते हैं, जालौर के सोनगरा चौहान उदय सिंह ने इल्तुतमिश के साथ मंडोर व नाडोल को हस्तगत कर उसकी सेना शक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास किया। उसका पुत्र चाचिंग देव नसरुद्दीन महमूद व बलबन का समकालीन था, परंतु उसकी स्थिति स्वतंत्र ही थी, जो उसके महाराजा धीराज व महाराज कुल उपाधियों से प्रमाणित होती है। मेवाड़ के गुहलित वंशी जैत्र सिंह ने सुल्तान नसरुद्दीन के भाई जलालुद्दीन महमूद को सल्तनत के विरुद्ध जाकर संरक्षण दिया था। फरिश्ता कहते हैं कि सुल्तान ने वर्ष 1248 में मेवाड़ पर आक्रमण किया था। 8 माह के अभियान के पश्चात ही सुल्तान की सेना को जैत सिंह के विरुद्ध जो है सफलता प्राप्त न हो सकी। 1251 में बलबन के नेतृत्व में ग्वालियर, चंदेरी, करनौल व मालवा का अभियान किया गया। इजार यानी मालवा का जहारदेव इस प्रदेश का सबसे महान शक्तिशाली शासक था। वह परास्त हुआ और उसके द्वारा निर्मित नारनौल दुर्ग का ध्वंस कर दिया गया। इस समय तुर्की सरदारों का नेता कौन था? बलबन था। बलबन ने इस सुल्तान के शासन का शुभारंभ पंजाब के खोरखों एवं मंगोलों के जो है विरुद्ध सेना नेतृत्व करके किया। उसने 1249 में अपनी पुत्री हुजैदा का विवाह नसरुद्दीन महमूद से करा दिया। नसरुद्दीन ये जानता था कि जिन सुल्तानों ने तुर्की सरदारों का विरोध किया उसकी हत्या कर दी। पिछले 10 वर्षों में 4 सुल्तान बनाए गए, अतः स्वतः समस्त शक्ति किसके हाथों में थी? 40वां जो गुट बनाया था इल्तुतमिश के, उसके नेता बलबन को सौंप दी। नसरुद्दीन ने बलबन को नायब का पद दिया। उलुग खां महान उपाधि थी। इसे उलुग खां की उपाधि संभवतः जो है 1249 या 1246 में मंगोल आक्रमण सफलतापूर्वक विफल करने के कारण मिली थी। लेकिन बलबन के समक्ष जो है चुनौतियां और भी थीं, क्योंकि इसी समय जो है उसके 3 विरोधी भागते नजर आए। अमीर हासिब किशलू खां, उच्च व मुल्तान के इख्तियार कुतलुग खां जो कि बलबन का मुख्य प्रतिद्वंदी था, और वकीले दर इमादुद्दीन रिहान हिंदुस्तानी दल का नेता था और रिहान 40 का सदस्य नहीं था। उसने सुल्तान की मां के साथ मिलकर शासन नियंत्रण कर लिया। किसने? रिहान ने। यह इसी का परिणाम था कि बलबन ने नायब का पद ले लिया और उसे हांसी फिर नागौर भेज दिया गया। बलबन के भाई शेर खान भटिंडा एवं मुल्तान की इख्तियारी वापस ले ली गई, और इतिहासकार मिन्हाज, जो कि 40 का वरिष्ठ एवं जोशीला सदस्य था, उस समय काजी के पद पर से हटाकर शमसुद्दीन बहराइची को मुख्य काजी बनाया गया। वजीर का पद मोहम्मद निजाम जुनैदी को दिया गया, और ये बातें 1253 की बातें थी।
इधर बलबन ने बठिंडा एवं नागौर में अपने समर्थकों को एकत्र कर दिल्ली की तरफ बढ़ा, लेकिन सुनामा में सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने रेहान का साथ छोड़कर बलबन से क्या कर लिया, समझौता कर लिया। 1255 में मिन्हाज को साम्राज्य का पुनः मुख्य काजी नियुक्त किया गया। इसे दिल्ली की न्याय व्यवस्था और तीसरी बार अधिकारी बनाया गया। रेहान को बंदी बनाकर बदायूं लाया गया, फिर उसे बहराइच भेज दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। ये भारतीय मुसलमानों का शासन सत्ता प्राप्त करने का पहला प्रयत्न था, जो कि असफल रहा। अब ये क्यों असफल रहा? क्योंकि तुर्की दल वाले भारतीय मुसलमानों के प्रति उतने ही उदासीन थे जितने हिंदुओं के प्रति थे। मिन्हाज के वर्णन के अनुसार आधुनिक इतिहासकारों ने रेहान की आलोचना की। उन्होंने इसे धर्मच्युत, हिंदू शक्ति का अपहरणकर्ता, षड्यंत्रकारी आदि नामों से जो है पुकारा गया। 1265 में सुल्तान नसरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु कैसे हुई, समकालीन इतिहासकारों का जो है एक मत नहीं है। बरनी की तारीख फिरोज शाही इस पर कुछ नहीं बोलती है। अमीर खुर्द ने अपनी पुस्तक अमीर खुर्द की जो पुस्तक है वो है सियारुल औलिया, नसरुद्दीन के समय में बलबन की अधोजन के शेख फरीद से भेंट का वर्णन के समय लिखते हैं कि उन दिनों उलुग यानी बलबन को सुल्तान बनने की तीव्र आकांक्षा थी। तारीख मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन अहमद के अनुसार सुल्तान बीमारी से मरा था। वो अकेला इतिहासकार है जो नसरुद्दीन की वास्तविक यानी स्वाभाविक मृत्यु और उसके पुत्र के अभाव में बलबन को उत्तराधिकारी घोषित करने का उल्लेख करता है। इसामी फरिश्ता इब्न बतूता इसके लिए बलबन को जिम्मेदार मानता है। इसामी के अनुसार ससुर ने दामाद को, ये कौन कहता है? इसामी कहता है। इसामी कहता है ससुर ने ही दामाद को क्या दे दिया था? विष दे दिया था, क्योंकि जो नसरुद्दीन थे वो इनके क्या थे? दामाद थे, और इन्होंने इनकी बेटी से शादी की थी। तो ये थी। अब बलबन का जो चैप्टर है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो बलबन के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।